आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण 35 आत्मकथाओं को हम लेकर आए हैं, जिनका वर्णन हम इस क्लास में करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि अर्धकथानक जो है यह पहली आत्मकथा मानी गई है। किसको? अर्धकथानक जो है यह पहली आत्मकथा मानी गई है, जो बनारसी दास जैन के द्वारा 1641 ईस्वी में रचित है। किसके द्वारा? अर्धकथानक पहली आत्मकथा है जो बनारसी दास जैन के द्वारा 1641 ईस्वी में रचित मानी जाती है। नंबर दूसरा देखते हैं कि जीवन चरित्र किसकी आत्मकथा है? तो जीवन चरित्र जो है वो दयानंद सरस्वती की आत्मकथा मानी जाती है, जो कि 1860 ईस्वी में रचित है। किसमें? जीवन चरित्र जो है वो दयानंद सरस्वती की आत्मकथा मानी जाती है, जो कि 1860 ईस्वी में रचित है। हमने साथ साथ इसके रचनाकारों के साथ साथ इसका रचना काल भी ऐड किया है, जिससे क्योंकि अब न्यू पैटर्न में इन रचना के साथ साथ इनकी सन भी पूछी जाती हैं। अगला देखते हैं कि मुझ में देव जीवन का विकास है। मुझ में देव जीवन का विकास जो आत्मकथा है वह सत्यानंद अग्निहोत्री की है। किसके द्वारा? मुझ में देव जीवन का विकास जो है यह सत्यानंद अग्निहोत्री जी के द्वारा रचित है, जो कि 1910 ईस्वी में रचित मानी गई है। नंबर 4 देखते हैं कि प्रवासी की कहानी जो है किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो प्रवासी की जो कहानी है वो भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा रचित मानी गई है, जो कि 1939 में रचित है। किसमें? प्रवासी की कहानी जो है वो भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा 1939 में रचित मानी गई है। नंबर 5 देखते हैं मेरी आत्म कहानी। यह मेरी आत्मा कहानी नहीं है, यहाँ पर थोड़ी जगह जगह कुछ टाइपिंग मिस्टेकें हो सकती हैं। कितना भी कर लो, मतलब कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। तो मेरी आत्म कहानी है, यह मेरी आत्मा कहानी नहीं, यह मेरी आत्म कहानी है, जो कि श्याम सुंदर दास के द्वारा 1941 में रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? मेरी आत्म कहानी। इसे हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मेरी आत्म कहानी बड़ी ही सुंदर है। कैसी है? मेरी आत्म कहानी बड़ी ही सुंदर है, इसलिए यह श्याम सुंदर के द्वारा रचित है। और इसका जो रचना काल है वो 1931 ईस्वी माना जाता है। मेरी आत्म कहानी जो आत्मकथा है वो अपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। कैसी है? मेरी आत्म कहानी जो आत्मकथा है वो एक अपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। नंबर 6 देखते हैं कि मेरी असफलताएं क्या है? एक आत्मकथा है। मेरी असफलता के जो रचनाकार माने जाते हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? मेरी असफलता आत्मकथा के जो रचनाकार माने जाते हैं वो बाबू गुलाब राय माने जाते हैं, जो कि 1941 ईस्वी में रचित है। किसमें है? मेरी असफलता जो है 1941 में बाबू गुलाब राय के द्वारा रचित है। हमें साथ के साथ में यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी रचना उपन्यास है, कि जीवनी है, कि आत्मकथा है, उनकी विधाएं भी पूछी जाती हैं।
नंबर 7 देखते हैं कि साधना के पथ पर आत्मकथा के जो लेखक माने जाते हैं वह हरिभाऊ उपाध्याय को साधना के पथ आत्मकथा के वो लेखक माने जाते हैं। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो साधना के पथ आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो मेरी जीवन यात्रा जो है वो राहुल साकृत्यायन जी की आत्मकथा मानी जाती है, जो कि 1946 ईस्वी में रचित है। किसमें? मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा 1946 ईस्वी में रचित मानी जाती है। अगली देखते हैं, नंबर 9 देखते हैं कि आत्मकथा के जो लेखक माने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाते हैं। किसके? आत्मकथा के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है, जो कि 1947 ईस्वी में रचित है। किसने? आत्मकथा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती है, जो कि 1947 ईस्वी में रचित है। नंबर 10 देखते हैं कि मेरा जीवन प्रभा जो आत्मकथा है वो वियोगी हरि जी के द्वारा 1948 ईस्वी में रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? मेरा जीवन प्रभा जो है वो वियोगी हरि जी के द्वारा 1948 ईस्वी में रचित मानी जाती है। नंबर 11 देखते हैं कि सिंहावलोकन जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो सिंहावलोकन जो आत्मकथा है वो यशपाल जी के द्वारा रचित मानी गई है, जिसके कितने 3 खंड हैं, जो कि एक 1951, 1952 और 1955 में रचित हैं। कितने? सिंहावलोकन जो है वो यशपाल जी की आत्मकथा है, जिसके 3 भाग हैं, जो कि एक 1951 में, दूसरा 1952 में और तीसरा 1955 में रचित माना जाता है। यह जो सिंहावलोकन जो ये आत्मकथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 12 देखते हैं कि मेरी अपनी कथा जो आत्मकथा किसकी मानी जाती है? तो मेरी अपनी कथा जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा 1958 ईस्वी में रचित है। किसके द्वारा? मेरी अपनी कथा जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा 1958 ईस्वी में रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मनिरीक्षण जो है वो किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास की आत्मकथा मानी जाती है। किसकी? आत्मनिरीक्षण जो आत्मकथा है वो सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 14 देखते हैं कि अपनी खबर जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो अपनी खबर जो आत्मकथा है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा 1960 ईस्वी में रचित मानी जाती है। या इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि इंसान अपनी खबर पाकर के एकदम बेचैन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपनी खबर पाकर के इंसान बेचैन हो जाता है। तो अपनी आत्मकथा जो है वो पांडे बेचन शर्मा के द्वारा 1960 ईस्वी में रचित मानी जाती है। नंबर 15 देखते हैं कि मेरी आत्मकहानी किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो मेरी आत्मकहानी जो है वो चतुर सेन शास्त्री जी के द्वारा
1963 ईस्वी में रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? मेरी आत्मकहानी जो है वो चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा 1963 ईस्वी में रचित मानी जाती है। नंबर 16 देखते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित मानी गई हैं। यह चारों आत्मकथाएं किसके द्वारा हैं? यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित मानी गई हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई न कोई आत्मकथा जरूर पूछी जाती है या फिर आत्मकथाओं का सन के आधार पर इनका क्रम पूछ लिया जाता है। इसलिए हमने लेखकों के साथ साथ इनके क्रम को भी ऐड किया है। अगर आपको यह क्लास हमारी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे देखते हैं कि नंबर 17 है कि यौवन के द्वार पर। यौवन के द्वार पर जो आत्मकथा है वो देवराज के द्वारा 1970 में रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? यौवन के द्वार पर जो आत्मकथा है वह देवराज के द्वारा 1970 में रचित मानी जाती है। नंबर 18 है कि ज़्यादा अपनी कम पराई, प्राय नहीं है यहाँ पर पराई है। क्या है? ज़्यादा अपनी कम पराई है। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती हैं। कितना भी कर लो कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा अपनी कम पराई जो है उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा 1959 ईस्वी में रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा 1961 में रचित मानी जाती है। नंबर 19 देखते हैं विष कीट। विष कीट जो आत्मकथा है वो 1999 ईस्वी में नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? 1999 ईस्वी में नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती है। नागार्जुन जो है एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं और नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र माना जाता है। नंबर 20 देखते हैं कि अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग जो है जो आत्मकथा है वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अपनी धरती अपने लोग जो है हमेशा राम में विलास करते हैं। किसमें? अपनी धरती अपने लोग हमेशा राम में ही विलास करते हैं। नंबर 21 देखते हैं मेरे साथ नहीं है, यहाँ पर साथ है। मेरे साथ जन्म किसकी है? मेरे साथ जन्म जो है वो हंसराज रहबर की आत्मकथा मानी जाती है। इसे हम याद कर सकते हैं कि मेरे साथ जन्म हंस हंस के कट जाएं। कैसे? मेरे साथ जन्म हंस हंस के कट जाएं, क्योंकि मेरे साथ जन्म जो आत्मकथा है वो हंसराज रहबर के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 22 देखते हैं कि तपती पगडंडियों पर यात्रा जो है वो 1989 ईस्वी में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? तपती पगडंडियों पर जो यात्रा है वो 1989 ईस्वी में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 23 देखते हैं आत्मपरिचय जो है 1988 ईस्वी में रचित फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित मानी जाती है। आत्मपरिचय आत्मकथा जो है
1988 ईस्वी में फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 24 देखते हैं कि टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है वो 1986 ईस्वी में अमृतलाल नागर के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है वो 1986 ईस्वी में अमृतलाल नागर के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 25 देखते हैं कि अर्ध कथानक जो है 1988 ईस्वी में नगेंद्र के द्वारा रचित आत्मकथा मानी जाती है। किसके द्वारा? अर्ध कथा जो है 1988 में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित मानी जाती है। अगली आत्मकथा देखते हैं। नंबर 26 है कि फुर्सत के दिन जो आत्मकथा है वो 2000 ईस्वी में रामदरस मिश्र के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? फुर्सत के दिन 2000 ईस्वी में रामदरस मिश्र के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 27 देखते हैं। कहो ब्यास कैसे कटी। कहो ब्यास कैसे कटी जो आत्मकथा है वह गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? कहो ब्यास कैसे कटी जो आत्मकथा है वह गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 28 देखते हैं कि गालिब छूटी शराब जो है वह 2000 ईस्वी में रचित मानी जाती है, जो कि रविंद्र कालिया द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कि गालिब छूटी शराब जो आत्मकथा है वो रविंद्र कालिया के द्वारा 2000 ईस्वी में रचित मानी जाती है। नंबर 29 देखते हैं कि कहीं न जाए कहिए जो आत्मकथा है वो किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो कहीं न जाए कहिए जो है भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा मानी जाती है। इसे हम याद करते हैं कि कहीं न जाए कहिए और भगवती के चरणों में रहिए। तो ऐसे हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से इन्हें हम साथ की साथ याद भी करते चलेंगे। नंबर 30 देखते हैं कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ जो आत्मकथा है वो 2000 ईस्वी में रचित मानी जाती है, जिसके रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र यादव को माना जाता है। किसको? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ जो आत्मकथा है वो राजेंद्र यादव के द्वारा 2000 ईस्वी में रचित मानी जाती है। नंबर 31 देखते हैं कि देहरी बही विदेश। तो यहाँ पर यह गलत है, विदेशी नहीं है, देहरी बही विदेश। क्या है? देहरी बही विदेश जो है 2005 में राजेंद्र यादव के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? देहरी बही विदेश। देहरी बही विदेशी नहीं है, या विदेश है। क्या है? देहरी बही विदेश जो है 2005 ईस्वी में राजेंद्र यादव के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 32 देखते हैं कि पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज जो आत्मकथा है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? पाँव भर जीरे में जो ब्रह्मभोज रचना मानी जाती है वो आत्मकथा जो मानी जाती है
वो रविंद्रनाथ त्यागी जी के द्वारा 2005 में रचित मानी जाती है। नंबर 33 देखते हैं कि बसंत से पतझड़ तक, बसंत से पतझड़ तक जो आत्मकथा है वो रविंद्रनाथ त्यागी जी के द्वारा 2005 में रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? बसंत से पतझड़ तक जो आत्मकथा है वो रविंद्रनाथ त्यागी के द्वारा 2005 में रचित मानी जाती है। नंबर 34 देखते हैं कि पंखहीन मुक्त गगन में, पंखहीन मुक्त गगन में, पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया जो आत्मकथा है यह 2004 में विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया जो आत्मकथा है वो 2004 में विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 35 देखते हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी यह अंतिम आत्मकथा जो मानी जाती है वो मिथिलेश्वर के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? कि पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर के द्वारा रचित मानी जा सकती है। इसे हम याद कर सकते हैं कि पानी बीच मीन प्यासी मिली, मीन माने मछली, पानी में रहते हुए भी मछली कैसी मिली? प्यासी मिली, मिली से है मिथिलेश्वर। तो ऐसी ट्रिक लगा कर हम रचनाओं आदि को याद कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।